ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हमने मौर्य वंश के 2 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। खैर, अब हम अपने करेंट टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अखंड भारत पर राज किया, जिसका नाम भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ शासकों में लिया जाता है, जिसके काल को भारतीय इतिहासकारों ने स्वर्णिम काल कहा है। वह महान शख्स है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक और कोई नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य के तीसरे वंशज बिंदुसार के पुत्र तथा महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुभद्रांगी का दूसरा नाम धर्मा था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। उन 16 पत्नियों से 101 पुत्र भी थे। अशोक उनमें से एक था। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय अशोक की त्वचा थोड़ी सी डार्क थी, जिसके कारण उनके पिता बिंदुसार उन्हें कभी प्रेम भावना से नहीं देखते थे। 101 राजकुमारों में से सुसीम सबसे बड़ा राजकुमार था। वह अशोक का सौतेला भाई था। ऐसा माना जाता है कि अशोक शुरुआत से ही करुण तथा दयालु हृदय के नहीं थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजकुमार अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला था। इस काम में इनका साथ राधागुप्त ने दिया था। राधागुप्त अशोक के पिता महाराज बिंदुसार के राज्य में महामात्य थे। राधागुप्त आचार्य चाणक्य के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भूमिका आचार्य चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की थी, उतनी ही भूमिका राधागुप्त की अशोक को राजा बनाने में थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। इसके कारण अशोक को चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। खैर, जो भी हो, राजकुमार से राजा बनने के बाद महाराज अशोक के अंदर प्रजा के प्रति करुणा की भावना जागृत होने लगी तथा प्रजा को प्रसन्न करने की सभी संभव प्रयास की जाने लगी। अशोक के प्रशासकीय क्षेत्र में जिस त्याग, दानशीलता तथा उदारता का परिचय दिया है एवं मानव को नैतिक स्तर से उठाने की प्रेरणा दी है, वो विश्व इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। अशोक ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक सुधार किए और अनेक धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। अशोक अपनी जनता को अपनी संतान की तरह मानता था। उसने जनहित के लिए प्रांतीय राज्यों को नियुक्त किया। अशोक की योग्यता का ही परिणाम था कि उसने 40 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। यही वजह है कि सदियों बाद भी आज लोग अशोक को एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं। अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष तथा धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाई तथा मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि तथा औषधालयों की व्यवस्था भी की। चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के द्वारा जीते गए क्षेत्रों में सम्राट अशोक वृद्धि करना चाहते थे। राज्य विस्तार की लालसा उनके मन में बचपन से ही थी। उनकी इसी चाह को पूरा करने के लिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का यह युद्ध इतना भीषण हुआ कि बहुत सारी मात्रा में नरसंहार तथा जानमाल की हानि हुई, लेकिन अंततः सम्राट अशोक इस युद्ध में विजयी होते हैं और कलिंग को अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। नरसंहार का तांडव देखकर अशोक का मन द्रवीभूत हो गया। युद्ध की भीषणता का अशोक के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह युद्ध तथा राज्य विस्तार सदा के लिए भूल गए। उसने दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कलिंग की जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाए तथा सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार हो। उसने अपने आदेश को शिलालेख पर भी अंकित करवाया। कलिंग युद्ध में हुई भीषण नरसंहार को देखने के बाद सम्राट अशोक प्रतिदिन बहुत ही बेचैन रहने लगे और अंततः उन्होंने राजकाज छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में जाने का फैसला कर लिया और उपगुप्त को अपना गुरु बना लिया तथा अपना पूरा जीवन न्याय, करुणा, सेवा तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोक ने अपने सारे शिलालेख तथा स्तंभ बनवाए तथा बौद्ध धर्म और अपने संदेशों व एक्सपीरियंसेस को उन पर अंकित करवाया। बौद्ध के अनुसार बनवाए गए स्तंभों में
अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया है। स्तंभ में 4 शेर शक्ति, शौर्य, गर्व तथा आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के निचले भाग में अशोक चक्र बना है, जो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समान प्रबल, समुद्रगुप्त के समान प्रतिभा संपन्न तथा अकबर के समान निष्पक्ष था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य द्वारा भारत को एक राजनैतिक सूत्र में बांधने के प्रयत्न को अशोक ने पूरा कर दिया। निसंदेह अशोक एक महान शासक था। उसका आदर्श विश्व की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पूंजी है। इतिहासकारों के अनुसार अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। तो दोस्तों, यह थी सम्राट अशोक के जीवन की एक छोटी सी कहानी। अब आपके मस्तिष्क में अशोक की एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो गई होगी, जो आपकी हेल्प करेगी आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए। अतः अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, हमने अपनी स्टोरी में यह पढ़ाई था कि अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। और यह मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी में। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक किसके पुत्र थे? सुभद्रांगी के। और सुभद्रांगी का दूसरा नाम क्या था? उनका नाम था महारानी धर्मा। राजा बनने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राजा बने अशोक, उससे पहले ये किस पोस्ट पे थे और कहाँ पे थे? ये अवंती के गवर्नर थे। ठीक है, अवंती के राज्यपाल। कारुवाकी तथा तिस्सरख्खा अशोक की 2 महारानियाँ थीं। दोस्तों, अशोक की कई सारी शादियाँ हुई थीं, जिनमें से कारुवाकी और तिस्सरख्खा इनकी 2 महारानियाँ थीं। अशोक की पत्नी महादेवी, जो कि कौन थी? शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी। अशोक की एक और पत्नी थी, जिनका क्या नाम था? महादेवी। ठीक है, महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतान की प्राप्ति हुई। अशोक की जो तीसरी पत्नी थी महादेवी, जो कि शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी, उनसे महेंद्र और संघमित्रा नाम की 2 संतान हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अशोक की जो पत्नी थी महादेवी, उनसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। महेंद्र उनका पुत्र था और संघमित्रा उनकी पुत्री थी। इनको अशोक ने कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। क्यों भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चारुमती तथा संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियाँ थीं। दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि संघमित्रा, जिनको इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो इनकी एक पुत्री थी और एक इनकी दूसरी पुत्री भी थी, जिसका नाम था चारुमती। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवपत्तन नामक नगर किसने बसाया और कहाँ बसाया? तो उसको बसाया था अशोक ने, नेपाल में। ठीक है, किसके लिए बसाया था? चारुमती के लिए, अपनी पुत्री के लिए। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। जो पुराण है उनमें अशोक को अशोकवर्धन के नाम से बोला गया है। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। राज तरंगिणी में क्या बताया गया है कि श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। कहाँ पे की थी? कश्मीर में, वितस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे। अगला देखते हैं पॉइंट। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में यानी कि 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, हमने स्टोरी में पढ़ा ही था कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। जब इन्हें केवल 8 वर्ष ही हुए थे अपने शासनकाल में, उस समय ही इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपने जानते ही हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा। दोस्तों, विदेशी यात्रियों के विवरण में हमने प्लिनी के बारे में पढ़ा था। प्लिनी ने क्या बोला है कि जो मिस्र का राजा था टॉलमी द्वितीय यानी कि फिलाडेल्फस, जिसका दूसरा नाम फिलाडेल्फस भी था, उसने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा था। ठीक है, डायनोसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? वो आया था अशोक के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा कि जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में राजकाज छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में जाने का फैसला कर लिया, तो उन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? उपगुप्त को। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक शैव था। एक्चुअली में दोस्तों क्या है कि अशोक पहले बौद्ध धर्म को फॉलो करने से पहले शिव भक्त था। भगवान शिव में उसका बहुत ही ज़्यादा बिलीव था, लेकिन उस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे था। हर तरफ बौद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बौद्ध में ये इन्फ्लुएंस हो गए और शैव धर्म से बौद्ध की तरफ चले गए और अपना गुरु बना लिया उपगुप्त को, और इन्होंने ही उन्हें धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने मोक्ष को निर्वाण न बताकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया है। अशोक के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होना।
निर्वाण और स्वर्ग की प्राप्ति दोनों अलग चीज़ होती है एज पर अशोक। अशोक के धर्म की व्याख्या राहुलोवाद से ली गई है। राहुलोवाद एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है। प्रादेशिक रज्जुक तथा युक्तक को प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो अनुसंधान कहलाता था। दोस्तों, प्रादेशिक रज्जुक और युक्तक ये उनके पदाधिकारी होते थे, जो इनके बहुत सारे, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में जब हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रादेशिक रज्जुक और युक्तक इनके अधिकारी होते थे और इनको भेजा जाता था प्रतिवर्ष। कहाँ भेजा जाता था? बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस को अनुसंधान बोलते थे ये लोग। अशोक का अनुसरण करके श्रीलंका के राजा तिस्स ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अशोक का दूसरा नाम देवनाम प्रिय, मतलब देवों के प्रिय, इनका पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक था, यानी कि देवों के प्रिय थे। अशोक का अनुसरण करके श्रीलंका के जो राजा तिस्स थे उन्होंने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को पियदस्सी राजा मगधे कहा है। इनका जो भाब्रू शिलालेख है उसमें इन्होंने बोला है पियदस्सी राजा मगधे अपने आप को। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उद्गोलम, इस अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। ये जो 4 अभिलेख हमने पढ़े इनमें अशोक के नाम से पता चलता है इनके बारे में। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उन गुफाओं का नाम क्या क्या था? कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। दोस्तों, आजीविकों के बारे में तो आप जानते ही हैं। इनके पिता बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया था। तो आजीवक के जो होते थे, सारे लोग होते थे आजीवक फॉलो करने वाले लोग, उनके लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक यानी कि यूनानी और अरमाइकी लिपि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में कितनी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है 4। कौन कौन सी लिपि हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइकी। अब देखो, ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत में जितने भी शिलालेख वगैरह प्राप्त हुए हैं उसमें भारत में ब्राह्मी लिपि यूज़ हुई है। खरोष्ठी लिपि कहाँ हुई है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है वहाँ पे खरोष्ठी लिपि का यूज़ हुआ है जितने भी इनके शिलालेख मिले हैं। और यूनानी, ये अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की तरफ जितने मिले हैं उसमें यूनानी यानी कि ग्रीक लिपि का यूज़ हुआ है। और अरमाइकी, ये अफ़गानिस्तान में जितने मिले हैं वहाँ पर। इसका मतलब अफ़गानिस्तान में 2 लिपि का यूज़ हुआ है, एक ग्रीक का और एक अरमाइकी का। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुमनदेई है, जिसकी खोज फीहरर ने की। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है अशोक का, तो वो है रुमनदेई और इसकी खोज की थी फीहरर ने। लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में पता चलता है। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? जो लघु शिलालेख हैं। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इनके जितने भी शिलालेख थे उसमें से जो 7वां शिलालेख था वो सबसे लंबा शिलालेख था। अशोक का सेरेकुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइकी भाषा में प्राप्त हुआ है। सेरेकुना नाम का जो अभिलेख है वो दोनों भाषा में, ग्रीक में भी और अरमाइकी भाषा में, दोनों में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टिफिनथेलर ने की थी। अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनको टिफिनथेलर ने खोजा था। इनकी संख्या 14 थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम अशोक द्वारा बनवाए गए समस्त शिलालेखों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो को देखने के बाद आपको शिलालेख से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। साथ ही उस वक्त के मौर्य प्रशासन के बारे में भी हम जानेंगे। तो जाने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।